अच्छा, क्या प्रेगनेंसी के टाइम में भी कैंसर पॉसिबल है? कैंसर कभी भी पॉसिबल है, कैंसर कभी भी पॉसिबल है? यंग एज, ओल्ड एज, प्रेगनेंसी, नॉन प्रेगनेंसी, बिकॉज बॉडी की अबनॉर्मल सेल्स कभी भी सामने आ सकते हैं। ओके। अच्छा, एक मैंने ट्रीटमेंट का ऑप्शन देखा था, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, ये क्या होती है? सेंटिनल का लिटरल मीनिंग ये है फर्स्ट नोड। ओके। सो लिम्फ नोड्स बेसिकली जैसे आपके टॉन्सिल जैसे पुलिसमैन होते हैं बॉडी के। तो इन्फेक्शन हुआ तो आपकी ग्लैंड्स यहाँ बढ़ जाती है क्योंकि वो पहले अट्रैक्ट करती है इन्फेक्शन को, कि इम्यूनिटी आपकी उसमें होती है मेनली, तो वो जाके लड़ना शुरू करती है। राइट। लिम्फ नोड्स अगेन यही होता है ब्रेस्ट में, कैंसर को पकड़ के उसको मारने की शुरू करती है। और कैंसर कई बार लिम्फ नोड्स तक जब पहुंच जाता है, ऑलरेडी लिम्फ नोड डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, तो सेंट्रल नोड का फायदा तब नहीं पड़ता है। ये उनमें हम करते हैं जिनमें बहुत जल्दी बीमारी आई है, पेट स्कैन या स्कैन करके पता चला कोई लिम्फ नोड्स नहीं है। लिम्फ नोड्स का फायदा ये है कि अगर हम लिम्फ नोड सारी नहीं निकालते ऑपरेशन में, तो हाथ में आगे जाके सूजन नहीं आती, जिसे हम लिम्फेडिमा कहते हैं। ये तो बहुत पेशेंट में आगे जाके सूजन आ जाती है। सेंटिनल लिम्फ नोड में अगर जो लिम्फ नोड ऑलमोस्ट 15 to 20 होती है, हम एक डाई देते हैं और वो 1 या 2 नोड्स में पहुंचता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब वो डाई वहां पहुंचा है, तो अगर बीमारी यहाँ नहीं है तो इससे आगे नहीं गई। ओके। तो हम वहां से वो ग्लैंड निकाल के ड्यूरिंग सर्जरी टेस्ट के लिए भेजते हैं, और फिर हमें ऑन 20-30 मिनट्स में हमें ड्यूरिंग ऑपरेशन बताते हैं कि इसमें कोई बीमारी नहीं है। हम बाकी ग्लैंड्स को नहीं छेड़ते ताकि आपके फ्यूचर में हाथ में सूजन नहीं आए। बट अगर उससे बीमारी आ गई तो फर्स्ट इंटरमीडिएट पॉइंट में, तो मतलब आपकी आगे बीमारी जा सकती है, तो आपको सारी ग्लैंड्स निकालनी है। इन दैट केस अगेन देयर आर न्यू ट्रीटमेंट के हम नए लिम्फ नोड्स का कुछ ग्राफ्टिंग वगैरह पॉसिबल है, बट वो बहुत ही रेयर केस है। बहुत रेयर। अच्छा मैम, एक चीज जैसे अभी आपने बताया कि जो हाथ है उसमें सूजन आ जाती है, तो फिर उस सूजन का क्या ट्रीटमेंट है, कैसे हम उसको कंट्रोल करते हैं? सूजन का वेट नहीं करना है। आइडियली ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में हम कुछ स्पेसिफिक चीजें जस्ट आफ्टर सर्जरी जब डिस्चार्ज होते हैं या फॉलोअप में आते हैं, हम कह देते हैं कि जो साइड आपका ऑपरेशन हुआ, अगर मेरा राइट ब्रेस्ट का ऑपरेशन, राइट हैंड में कोई नीडल नहीं लगनी है कभी भी लाइफ लॉन्ग। कोई बीपी चेक नहीं होगा, मतलब बेसिकली इवन आप बाहर जाते हैं तो आपको ये मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह ये करना है, बिकॉज आप समझ लीजिए आपके लिम्फ नोड्स निकल गए, मेन पुलिसमैन जो है, जो आपके कोई भी इन्फेक्शन को पकड़ने वाले, वो जा चुके हैं। तो अब यहाँ से कुछ भी इन्फेक्शन होगा तो वो बढ़ेंगे, तो कुछ भी अलाउ नहीं करते, सब आपके कीमो लगनी है, कोई भी फ्यूचर में ब्लड टेस्ट लाइफ लॉन्ग होना है, वो सब आपके ऑपोजिट हैंड से। इससे आपकी लिम्फेडिमा होने की रिस्क बहुत कम हो जाती है। फिर भी होने की जो रिस्क है, एक बार लिम्फेडिमा आ गया तो उसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन फिलहाल नहीं है। आप स्टॉकिंग्स पहनो, कुछ मशीन्स आती है जो प्रेशर देके ये फ्लूइड कम कर देती है, बेसिकली फ्लूइड जमा हो जाता है। और रेयर केसेस में अगेन जो लिम्फ नोड्स है यहाँ से लेके यहाँ ट्रांसप्लांट करके माइक्रोस्कोपिक एनास्टोमोसिस होता है, बट सक्सेस रेट्स आर प्लस माइनस, नॉट सुपर सक्सेस रेट्स येट। आपने अभी बताया कि एक हाथ में एक साइड का हुआ, अब कुछ लेडीज ऐसे होते हैं जिनके दोनों साइड का हो जाता है, उस केस में फिर क्या करेंगे? फिर बीपी लेने के लिए क्या ऑप्शन बचा? करेक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ऑन द स्पॉट, वेरी जी। तो ऐसे पेशेंट्स में आइडियली एक और चीज होती है, आजकल एक नई डिवाइस आई है कीमोपोर्ट। ये काफी लोग को नहीं पता है, बट ये एक छोटी सी डब्बी होती है जो स्किन के नीचे, या सेंट्रल लाइन भी बोल, पिक लाइन होती है, पिक लाइन होती है जो साइड से लगती है, बट उसमें थोड़े और डिफिकल्टीज होते हैं, उसको बहुत साफ रखना और ड्रेसिंग करना डिफिकल्ट है, कंटीन्यूअस मेंटेनेंस चाहिए होती है। यस, पर कीमोपोर्ट इज एन एक्सेप्शनल डिवाइस, छोटी सी डिवाइस होती है। ड्यूरिंग सर्जरी हम यहाँ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में 90% में आइडियल, अभी मैं कहूंगी कि यहाँ पे बहुत लोग उसकी इंपॉर्टेंस जानते नहीं, बट कोकिलाबेन में हम कोई सर्जरी बिना पोर्ट के करते नहीं करते। फिक्स था, हर एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को पोर्ट लगना ही है। सिंपल रीजन ये है कि अगर आपका एक हाथ यूज नहीं हो सकता, आप सारी कीमो ही हाथ से लोगे, धीरे धीरे सारी वेन्स फायर हो जाएगी, फिर आपको वेन्स ब्लड टेस्ट के लिए भी नहीं मिलती है, तो फिर हमें पाँव से लेनी पड़ती है। तो कीमो पोर्ट में सारी कीमो आपकी पोर्ट से चली जाती है, सिंगल प्रिक, और आपके हाथ में कोई भी कीमो नहीं लगती है, तो लाइफ लॉन्ग आपका एटलीस्ट ब्लड कभी सैंपल लेने के लिए हाथ रहता है। रही बात बीपी की, अगर हाथ में नहीं ले सकते तो पाँव में, इट्स एन ऑप्शन, पाँव में ले सकते हैं इन दोज केसेस। खैर बायलैटरल सर्जरी बहुत रेयर केसेस में होती है। अगर सेंटिनल नोड हुआ है तो हम ओकेजनली अलाउ करते हैं। सेंटिनल नोड होके अगर बाकी लिम्फ नोड्स बचाई हुई है, समटाइम्स अगर दोनों ही साइड में हुआ है, देन वी कैन यूज। ओके। अच्छा, जैसे किसी को एक बार कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद उसको दोबारा रिलैप्स हुआ, तो फिर क्या ऑप्शन है? दोबारा रिलैप्स
पता करना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पेशेंट एक बार हमारे से ट्रीटमेंट लेते हैं, एक दो बार फॉलोअप के लिए आएंगे, उनको लगता है कि चलो 6 महीना 1 साल हो गया, हाँ। अब बीमारी नहीं आ सकती। जी जी। पर ब्रेस्ट कैंसर के अगेन कुछ टाइप्स है जो 5 या 7 साल बाद ही आते हैं। ओके। कुछ टाइप्स है जो पहले 2-3 साल में मैक्सिमम रिस्क है आपकी वापस आने की। तो अगेन ये पेशेंट को समझना पड़ता है कि अगर आपके 2-3 साल निकल गए तो ऐसा नहीं, 5-7 ईयर्स कुछ कैंसर है जो 5 साल के बाद ही जनरली आते हैं। तो हम ब्रेस्ट कैंसर में फिलहाल ये डेटा है कि स्पेसिफिक टाइप्स है, तो तभी हम बोले टैबलेट कीमोथेरेपी हम 10 साल तक देते हैं। 10 साल तक, क्योंकि कुछ कैंसर उनमें ही देते हैं जिनमें ये 5 साल बाद आता है। तो रेगुलर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। आप ये सोचो कि मेरा ट्रीटमेंट खत्म, फ्री हो गई मैं, ऐसा नहीं। क्योंकि जब रिलैप्स होता है कई बार गांठ इतनी छोटी होती है कि हम उसको वापस सर्जरी करके या कुछ ट्रीटमेंट देके खत्म कर सकते हैं, बट ये सिर्फ टेस्ट में पता चलती है। जनरली जो वापस जब पेशेंट आता है हमारे पास तब तक बीमारी बहुत ज्यादा आ चुकी होती है। तो आइडेंटिफाई करना है कि बीमारी 1-2 स्पॉट में ही आई है, ये बहुत जरूरी है। तब आपके ट्रीटमेंट ऑप्शन इजी हो जाते हैं, पूरी वापस बीमारी पूरी तरह से ठीक करने के ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। बट जब रिलैप्स होकर बीमारी बहुत ज्यादा जगह बॉडी में स्प्रेड होके आती है, जिसके काफी चांसेस होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट फॉलोअप में नहीं आते हैं, तो तब डिफिकल्ट होते जाता है। बट अगर आ गई अगेन ब्रेस्ट कैंसर में तो इम्यूनोथेरेपी, आपने बोला डेंड्राइटिक, बहुत सारी एडवांस थेरेपी, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, मतलब एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स ऑफ कीमोथेरेपी है। तो आप फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड, तो वी कैन स्टिल गिव यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट टाइमली आना चाहिए। क्या कीमो भी करनी पड़ती है दोबारा? कीमो तो डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। कीमो रहती है, कभी कभी सर्जरी भी रहती है। अगर सेम स्मॉल एरिया में आया है, एक ही जगह है, तो हम सर्जरी कर सकते हैं। कभी कभी सिकाई रहती है, अगर बोन्स में आया तो हम रेडिएशन देके उधर से बीमारी खत्म कर देते हैं। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम में लेट्स से 30 साइकिल्स लगे रेडिएशन के, तो क्या नेक्स्ट टाइम में वो 30 साइकिल ही लगेंगी या कम लगेंगी? क्या मतलब उसका कैसे डिसाइड होता है? रेडिएशन स्ट्रॉन्ग रेज होती है जो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करती है। एक बार रेडिएशन आपने दे दिया, यूजुअली 3 to 5 years आप उस जगह रेडिएशन नहीं दे सकते हो। ओके, सेम प्लेस यू कैन नॉट री-इरिडिएट, मतलब वापस रेडिएशन में ब्रेस्ट को नहीं दे सकते, स्किन हैंडल नहीं कर सकती उतना डोज ऑफ रेडिएशन। हाँ, पर कई बार होती है बीमारी इधर बोन में आई या बैक की बोन में, तो फिर वहां हम रेडिएशन देते हैं। 5, 10, 20 तक जाते हैं, यूजुअली 30 बहुत रेयर। 30 बहुत हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव जो होते हैं उस केस में क्या रहता है? So यही है टारगेट। अगेन हार्मोन रिसेप्टर इज one target, HER2 receptor is another target. So ये डिफरेंट हार्मोन 70 नहीं 45 to 50% कैंसर है हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। इनमें ही ये टैबलेट कीमोथेरेपी ये सबसे स्लो ग्रोइंग कैंसर है। ओके, तो इन पेशेंट में कई बार ये होता है, पेशेंट सोचता है कि मैं कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ट्राई करता हूँ, उनको लगता है मेरे तो 3 साल निकल गए, बीमारी बढ़ी नहीं, पर आपका टाइप ऑफ कैंसर ही स्लो ग्रोइंग है जो 2-3 साल में ही बढ़ने वाला है। तो आप ट्रीटमेंट लो नहीं लो, ये बढ़ने ही धीरे धीरे वाला है। तो फिर लोग रीअश्योर हो जाते हैं कि मेरी बीमारी ये बाबा का या जो भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। मैं इनफैक्ट अभी इसी टॉपिक पे आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, इवन अभी मेरे एक परिचित भी हैं और ना उनकी वाइफ को ये डिटेक्ट हुआ एंड नाउ ही इज डूइंग सम ट्रीटमेंट फ्रॉम धौलपुर व्हिच इज नॉट एलोपैथिक ट्रीटमेंट। तो क्या होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या दैट पूजा पाठ नो डाउट अच्छी चीज है, बट क्या इसको हम एज अ ट्रीटमेंट ले सकते हैं? तो डेफिनेटली एज अ ट्रीटमेंट मैं मना ही करती हूँ सबको। एड ऑन कर सकते हो, अगर आप नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन करना चाहते हो तो कर लीजिए। फिर भी कई पेशेंट नहीं मानते, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट वन थिंग, आप स्टैंडर्ड एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, आप कोई भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ले रहे हो, इतना वेट मत करो कि जब तक पेशेंट खराब नहीं होगा तब तक हम लाके नहीं दिखाएंगे। मैंने ऐसे पेशेंट देखे, मुंह का कैंसर या कोई भी कैंसर है, छोटा सा है, एकदम छोटा, कि पेशेंट को बिलीव ही नहीं हो रहा कि यार ये तो इतना छोटा बोल रही है, ऐसा इतना छोटा कैंसर होता ही नहीं, तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जिबान में एक यंग फीमेल बता रही 25 ईयर्स की, 1 सेंटीमीटर की इतनी सी काटती है, मतलब ये तो ठीक हो जाएगी, आप क्लियर हो जाओगे। वो 6 to 8 मंथ बाद आई, पूरी जिबान में बीमारी, और अब कुछ नहीं कर सकते। फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे लिए भी सर्जरी नहीं पॉसिबल है, तो इतना वेट मत कीजिए। अगर आप ट्रीटमेंट कुछ और ले रहे हैं, आपको नहीं भरोसा है, अग्रीड, ठीक है, 1 या 2 महीने में आप CT स्कैन करवाओ या PET स्कैन कराओ और कंपेयर करो कि आपकी बीमारी बढ़ी है कि कम हुई है।
ब्लाइंड फेथ पे मत जाओ कि मुझे ठीक लग रहा है तो बीमारी चुपचाप कैंसर कहीं भी स्प्रेड हो सकता है। राइट। तो जस्ट गेट योर सेल्फ टेस्टेड कि आप ट्रस्ट, मेरे हिसाब से आप ब्लाइंडली कोई ट्रीटमेंट पे, हम भी करते थे, हम तो टेस्ट करवाते रहते, लोग उससे परेशान है कि हम 2 3 6 4 महीने में टेस्ट करा रहे हैं। पर हम टेस्ट ट्रैक करने के लिए कहते कि बीमारी से कुछ ऐसी चीज तो नहीं हुई जो हमसे छूट गई है, हमें दिख नहीं रही। अगेन इफ यू आर गोइंग फॉर अल्टरनेट ट्रीटमेंट, आप टेस्ट कराओ, क्लियर कट आपको अगर डिफरेंस दिख रहा है तो इट इज योर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी एंड पेशेंट्स लाइफ, जो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक मुझे टेस्ट का नेम पता है, जब जो यूजुअली मैंने ये देखा है जब पेशेंट की सर्जरी हो जाती है, वो कैंसर पेशेंट होता है, तब ER/PR, यस, ये क्या करता है? हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं ये, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, बेसिकली फीमेल हार्मोन्स होते हैं दोनों। ओके। ये रिसेप्टर के लिए ही टैबलेट कीमोथेरेपी बनी है। ओके। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कैंसर के सेल पे ER पॉजिटिव है, बायोप्सी में आ जाता है बेसिकली, एंड दिस इज द मेन टेस्ट व्हिच डिसाइड्स कि आपकी कीमो होगी, सर्जरी होगी, क्या होगी। आपका ER/PR अगर बायोप्सी में प्रॉब्लम, ये लोग तो बायोप्सी पे टेस्ट करते ही नहीं है। हाँ। कि इसकी रिपोर्ट आने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं। तो लोग घबरा के सीधा ऑपरेशन करवा देते हैं कि हम क्यों वेट करें। बट अगर आपका ER/PR नेगेटिव है, आपको पहले कीमो लेनी है। तो क्योंकि ER/PR नेगेटिव बीमारी खराब होती है, बॉडी में फैलने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम कीमो ब्लड से देंगे तो पूरी बॉडी में वो एक्ट करेगी। सर्जरी लोकल एरिया में काम करेगी। पर ER/PR पॉजिटिव है तो ऑपरेशन में जाना है पहले, कीमोथेरेपी का फायदा नहीं। तो ये स्टार्टिंग में ही आपके बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिसाइड होते हैं ER/PR रिसेप्टर्स। सो मीन डॉक्टर को अगर कोई डॉक्टर नहीं करा रहे तो हम उनसे कह सकते हैं कि सर पहले ER/PR करा के देख लीजिए। अगर डॉक्टर नहीं करा रहे तो आई वुड सजेस्ट आप डॉक्टर बदल कीजिए rather than asking him, because ये फिक्स प्रोटोकॉल्स है। सी दिस इज नॉट कि कोई पेशेंट में मैं करती हूँ या कोई में नहीं। अगर मेरे पास ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव आ गया बायोप्सी में, फर्स्ट थिंग आई राइट ऑन पेपर इज ER/PR HER2, ये 3 टेस्ट करने हैं। ग्रेट। अगर आप एक प्रॉपर कैंसर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो ये फिक्स है, ये करना ही है, इसमें कोई 2 राय ही नहीं है कि आपको नहीं करना है कि करना है। तो अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिया जा रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि ये करना चाहिए, बट आइडियली इट इज माई ड्यूटी कि मैं ये ऑप्शन फर्स्ट आपको बोलूँ, आपको ये करना है। पेट स्कैन में बोलूंगी उसके बाद, पहले मैं कहूंगी कि ये करोगे, इसमें आपके 7 से 10 दिन जाएंगे। जब तक आप पेट स्कैन तो 2 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, वो तो आपकी आता है। और पेशेंट को ये तो हमारी तरफ से जाना चाहिए rather than patient ask, frankly। अच्छा, इसके लिए अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि डिसीज कहाँ क्या होती है, कैसे होती है। अब हम बात करते हैं क्या हम किसी तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितना मैंने जाना और समझा है वो हर आदमी यही कहता है कि कैंसर का कोई बेसिक रीजन नहीं है, अननोन है। लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या कुछ हम प्रिवेंशन कर सकते हैं इसका? यस, 100%। तो प्रिवेंशन में 2 चीजें आती है। एक तो आप आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपकी रिस्क कम हो, और सेकेंडली आप क्या टेस्ट करा सकते हैं, कैसे आप कैंसर को ढूंढ सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस जो होते हैं, क्योंकि कैंसर इज अगेन रिलेटेड टू ओबेसिटी, मोस्ट कैंसर्स आर। तो आप ये हेल्दी लाइफस्टाइल में वही आएगा जो आप अच्छे हार्ट की हेल्थ के लिए करेंगे, बॉडी हेल्थ के लिए इन जनरल। डेली 30 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी, आप कोई भी स्पोर्ट्स पकड़िए, आप जिम के लिए कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगी, इट विल बर्न योर कैलोरीज। सेकेंडली आपका वेट कंट्रोल रहना चाहिए। ओबेसिटी अभी तो डिजीज या एपिडेमिक माना जा रहा है, राइट। सेम रीजन के इट इज रिलेटेड टू मल्टीपल कैंसर्स एंड अबनॉर्मलिटीज, हार्ट हेल्थ, एवरीथिंग। थर्ड ये है कि अगेन जो मैंने कहा कि प्रेफरेबली फर्स्ट चाइल्ड बिफोर 30, इट इज प्रोटेक्शन अगेन फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट 6 मंथ्स मिनिमम करना ही चाहिए जी। ओके, एंड थर्ड, नो बैड हैबिट्स, एज मच एज पॉसिबल आप अल्कोहल या ये सब चीजों से दूर रहिए। वेट इन कंट्रोल एंड अ गुड डाइट, दीज 2 थिंग्स विल रिड्यूस योर रिस्क अ लॉट। फर्स्ट, फैमिली में अगर आपकी कोई हिस्ट्री है तो जरूर आपको अपने डॉक्टर को मिलके एक जनरल आइडिया मिलना चाहिए कि आपकी रिस्क है कि नहीं है। अगर आपकी रिस्क डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपके रिलेटिव जो भी आप हिस्ट्री देंगे, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, अगर ओवरी कैंसर, बाकी कैंसर्स का भी क्योंकि रिलेशन है, ब्रैका टेस्टिंग जो हमने बात की, BRCA, तो फैमिली हिस्ट्री है तो आपकी टेस्टिंग जल्दी शुरू होगी, आपका प्रोटोकॉल नॉर्मल पॉपुलेशन से अलग होगा टेस्टिंग का। थर्ड ये है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब कैंसर को शुरुआत में पकड़ लो तो 99% आपकी कोई इन साइड इफेक्ट्स के बिना आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं इन शॉर्ट। सो
ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फर्स्ट, खुद अपनी ब्रेस्ट को मंथली चेक कीजिए। सेकेंडली कहते हैं साल में एक बार आपको क्लिनिशियन से, मे बी गायनेकोलॉजिस्ट, एनीथिंग, नॉट अ कैंसर, ऐसा नहीं कि आपको हमारे पास ही आना है, Right. बट कोई भी एक स्पेसिफिक गायनेकोलॉजिस्ट या फिर कोई प्रॉपर सर्जन से आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाइए। थर्ड, ईयरली मैमोग्राफी सोनोग्राफी करवाना है। इससे मैमोग्राफी सोनोग्राफी में 5-6 मिलीमीटर की बीमारी भी मिल जाती है। हाथ पे आपको 1.5 से 2 सेंटीमीटर की मिलेगी अगर आप खुद एग्जामिन एग्जामिन। इसीलिए 0.5-1 सेंटीमीटर मतलब स्टेज 1 में भी 1, उसमें 1 और 2 दो पार्ट है, ए और बी। स्टेज 1A में है, 1A में तो कई बार कीमोथेरेपी भी नहीं लगती, सिर्फ सर्जरी सिर्फ तो ईयरली आपको एटलीस्ट अपने जो रेगुलर टेस्टिंग है वो करवाना चाहिए इफ यू रियली वांट टू बी फ्री ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन वुमेन जो है। थोड़ा सा आपको दोनों चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हमने डॉक्टर यशस्वी से जाना कि हमारे कैंसर, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर पर हमने बात करी। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है, शो के लास्ट में जो मैं आपको बोल रहा हूँ, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हमको अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। साल में एक बार हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और अगर कोई भी हमको लंप या छोटी सी गांठ भी दिखाई दे रही है तो हमको उसको तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करके उसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए। और स्पेसिफिकली एक बात और कहूँगा कि अगर प्रॉब्लम है तो डोंट गो हेयर एंड देयर, जस्ट गो टू योर डॉक्टर, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, और उसके बाद जितना जल्दी अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम से फ्री रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने इस शो को विराम देता हूँ।